के मिलिट्री लीडरशिप में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। पर्दे के पीछे एक ऐसी सफाई चल रही है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक की नींव को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। और ये कोई बाहर की अटकलें नहीं हैं, नहीं, ये चीन के अंदर से ही एक बहुत गंभीर आकलन है जो एक गहरे संकट की तरफ इशारा कर रहा है। 2023 की शुरुआत से पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए में उथल-पुथल मची हुई है और ये तो बस कहानी की शुरुआत है। तो ये सब देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब कोई लीडर अपने ही दूसरे सबसे शक्तिशाली जनरल को रास्ते से हटा दे तो होता क्या है? ये सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो पूरे सिस्टम में झटके भेजता है और किसी भी शासक की सत्ता पर पकड़ को लेकर ना बहुत असहज सवाल खड़े करता है। इस सफाई का जो पैमाना है वो वाकई चौंकाने वाला है। अरे हम यहाँ कोई छोटे मोटे कमांडरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सैन्य आयोग यानी चीनी सेना के नर्व सेंटर के सफाई की। शी के सेकंड इन कमांड ज़ैंग योक्सिया से लेकर पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू तक ये सब चोटी के लोग थे। 7 में से 5 सदस्य या तो हटा दिए गए हैं या उनकी जांच चल रही है। ये कोई मामूली भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नहीं है, ये एक राजनीतिक भूचाल है। तो ये सवाल बनता है कि शी जिनपिंग के पास इतनी ताकत आती कहाँ से है कि वो इतनी तेजी और इतने निर्णायक तरीके से ये सब कर पा रहे हैं। खैर, इसका जवाब एक खास राजनीतिक हथियार में छिपा है जिसे उन्होंने सेना पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाया है। तो ये है वो चीज़, सीएमसी अध्यक्ष जिम्मेदारी प्रणाली। ये सिर्फ एक ब्यूरोक्रेटिक टर्म नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली ढांचा है जो शी को सेना पर सीधा और पूरा कंट्रोल देता है। असल में इसका मतलब ये है कि सेना से जुड़ा हर बड़ा फैसला उनकी मेज से होकर ही गुजरेगा। ये जो कोट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। सेना को शी के प्रति पूरी तरह से वफादार होना चाहिए और उन्हें कभी चिंतित नहीं करना चाहिए। ये किसी संस्था के प्रति वफादारी नहीं है, ये एक व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से व्यक्तिगत समर्पण की मांग है। मतलब सेना का एकमात्र मकसद है बिना सवाल पूछे अध्यक्ष की सेवा करना। लेकिन सुनिए, हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले सीएमसी उपाध्यक्ष जिम्मेदारी प्रणाली हुआ करती थी जिसके तहत शक्ति ज्यादा बटी हुई थी। शी ने इसे एक कमजोरी के तौर पर देखा तो उन्होंने इस सिस्टम को ही पलट दिया और सारी की सारी शक्ति सीधे अपने हाथों में ले ली। ये एक तरह से ये सुनिश्चित करने का तरीका था कि सेना में कोई ये न भूले कि असल बॉस कौन है। अब जरा ज़ैंग योक्सिया पर जो ऑफिशियल इल्जाम लगे हैं उन्हें सुनिए। ये कोई साधारण भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, उन पर 5 गंभीर राजनीतिक समस्याओं का आरोप लगाया गया है। इसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी प्रणाली को कमजोर करना और पार्टी के शासन की नींव को खतरे में डालना जैसी बातें शामिल हैं। ये भाषा तो लगभग देशद्रोह जैसी है जो शी के अधिकार को सीधी चुनौती देने का संकेत देती है। और यहीं से हम कहानी के बिल्कुल दिल में पहुंचते हैं। ये जो सफाई अभियान चल रहा है, ये सिर्फ नियमों को लागू करने के लिए नहीं था। पर्दे के पीछे ये चीनी सेना के भीतर 2 विरोधी गुटों के बीच एक बहुत ही क्रूर जीवन मरण का सत्ता संघर्ष था। देखिए, एक तरफ था ज़ैंग योक्सिया का गुट, वो एक प्रिंसलिंग है, मतलब पीएलए के संस्थापक जनरलों में से एक के बेटे, जिनका अपना एक बहुत शक्तिशाली और पुराना नेटवर्क है। और दूसरी तरफ है शी का अपना फुजियान गैंग, वफादारों का एक ग्रुप जिसे उन्होंने फुजियान प्रांत में अपनी सेवा के दौरान तैयार किया था। तो मंच 2 शक्तिशाली गुटों के बीच एक बहुत बड़ी टक्कर के लिए तैयार था। और ये संघर्ष किसी शतरंज के खेल की तरह आगे बढ़ा। शी के गुट ने रॉकेट फोर्स की जांच करके पहली चाल चली। जवाब में झांग के गुट ने शी के अपने वफादारों की जांच शुरू कर दी और अंत में शी ने आखिरी और निर्णायक चाल चली, झांग और उनके सहयोगी की नाटकीय गिरफ्तारी। ये एक ऐसा कदम था जिसे कुछ लोगों ने तख्ता पलट या जवाबी तख्ता पलट से कम नहीं बताया। इस पूरे ड्रामा को, इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि चीन के नंबर 1 और नंबर 2 के बीच टकराव हुआ हो, और पिछली बार इसका अंत बहुत बुरा हुआ था। बात है 1971 की। लिन बियाओ माओ के चुने हुए उत्तराधिकारी थे, चीन के दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। लेकिन फिर अचानक उन पर माओ के खिलाफ तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगा। कहानी एक कथित हत्या की कोशिश और फिर एक रहस्यमयी विमान दुर्घटना के साथ खत्म होती है,
जिसमें मंगोलिया भागने की कोशिश करते समय लिन और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई। हाँ, पर एक बात याद रखने वाली है। लिन ब्याओ की मौत की जो सरकारी कहानी है, उस पे दशकों से सवाल उठते रहे हैं। सबूत बड़ी आसानी से गायब हो गए और तरह तरह की थ्योरीज आज भी घूम रही हैं। ये चीन के आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। आप जरा दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखिए। जो समानताएं हैं ना, वो चौंकाने वाली हैं। दोनों मामलों में निशाना नंबर 2 का सैन्य नेता था। दोनों पर सर्वोच्च नेता के अधिकार को कमजोर करने का आरोप लगाया गया और दोनों का नतीजा एक बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य शुद्धिकरण था। ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है और ये एक बहुत ही डरावना पैटर्न है। तो इन सब नाटकीय घटनाओं से क्या समझा जाए? क्या ये शी की पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन है, या फिर ये उनकी गहरी असुरक्षा का संकेत है? ये चार्ट देखिए, ये इस सफाई के पैमाने को बिल्कुल साफ कर देता है। 7 सदस्यों वाले केंद्रीय सैन्य आयोग में से सिर्फ 2 सदस्य बचे हैं, 5 हटा दिए गए हैं। ये कुछ खराब सेबों को छांटने जैसा नहीं है, ये तो पूरे पेड़ को ही काट देने जैसा है, जिसने पीएलए की डिसीजन मेकिंग बॉडी को एक तरह से पंगु बना दिया है। और नतीजा क्या है? चीनी सेना का जो सर्वोच्च कमान निकाय है, उसमें अब सिर्फ शी जिनपिंग और एक राजनीतिक कमिश्नर बचे हैं, जिनके पास कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। अनुभवी सैन्य कमांडरों की एक पूरी पीढ़ी गायब हो चुकी है। ये चीन की सैन्य तैयारी और किसी भी संकट में असरदार तरीके से जवाब देने की उसकी क्षमता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। और इसीलिए आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रह जाते हैं। लिन बियाओ की घटना ने चीन को सालों तक अस्थिर कर दिया था। क्या शी की ये शुद्धिकरण उनके नियंत्रण को हमेशा के लिए मजबूत करेगी, या उन्होंने अनजाने में भविष्य के एक और भी ज्यादा अप्रत्याशित सत्ता संघर्ष के बीज बो दिए हैं? ऐतिहासिक सबक तो देता है, लेकिन इस कहानी का अंत अभी लिखा जाना बाकी है।